अस्सलाम एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हमारे ब्रेस्ट में आखिरी टॉपिक, दैट इज स्ट्रोमल ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट। ये एससीक्यू में तो मेरा नहीं ख्याल कभी भी आया। इसमें से फाइब्रो एडिनोमा जो है ना टॉपिक, जो भी मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगी, इसके नाम से एससीक्यू में आपके पास क्वेश्चन आता होता है और यही आया हुआ है। उसके अलावा बाकी टॉपिक में ऑनेस्टली कोई बहुत ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी मीडियम टॉपिक्स में तो ये हार्डली एक दो पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही नहीं उनने ज़्यादा, बिकॉज इसमें ज़्यादा बातें नहीं आती। फाइब्रो एडिनोमा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको हम करेंगे डिटेल में। बाकी मैं आपको सिर्फ बताऊंगी नाम, आप एक दफ़ा रीड दे लेना, क्योंकि जाहिर है कि जो बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि हमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी भी करनी है। रीड दे देंगे तो सेफ साइड पे हो जाता है बंदा, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रोमल ट्यूमर्स क्या होते हैं? स्ट्रोमा आपको याद है, मैं आप जरा सा रिवाइज करा देती हूँ कि हमने पढ़ा था इफ दिस इज आवर ब्रेस्ट टिश्यू, इसमें ये डक्ट्स हैं और ये लोब्यूल्स है, ठीक है। और सपोज ये अगली डक्ट और ये लोब्यूल है, तो एक हमारे पास स्ट्रोमा था जो इस बिल्कुल लोब्यूल को सराउंड कर रहा होता है, वो हमारा था इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा, ठीक है, जो बिल्कुल लोब्यूल के साथ साथ होता है और दो लोब्यूल्स मतलब एक ही लोब्यूल को सराउंड कर रहा होता है, वो इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा था। और दूसरा हमने जो स्ट्रोमा देखा था वो था जो बाकी सारे हमारे पास इस सारे एरिया में प्रेजेंट है, वो है हमारा इंटरलोब्युलर स्ट्रोमा। तो इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा एक ही लोब्यूल के अंदर होता है और उसकी जो डिफरेंट एसिनाए हैं उनके अंदर घुसा हुआ होता है, ठीक है। ये बात तो होपफुली आपको समझ आ रही है ना कि अगर ये मेरे पास लोब्यूल है इन लार्ज फॉर्म में, तो एक एसिनस ये है, दूसरा एसिनस ये है और तीसरा एसिनस ये है। तो जो स्ट्रोमा सेल सारा यहाँ फैला हुआ है इतना इस सारे एरिया में, दिस इज द इंट्रालोब्युलर। और जो आसपास दो लोब्यूल्स को, दो डिफरेंट लोब्यूल्स के दरमियान में है, ये जो यहाँ मैंने रेड से बनाया वो है इंटरलोब्युलर स्ट्रोमा। सो हमारे पास जब यहाँ पर ट्यूमर की ग्रोथ स्टार्ट हो, पहले हम हमेशा बात करते थे कि ट्यूमर की ग्रोथ थी एपिथेलियम ऑफ द डक्ट्स में या लोब्यूल्स में, या फिर इनको इन्वॉल्व कर रहा था और इन्वेड करके स्ट्रोमा में जाता था। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रोमा में ही ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं और जो नए सेल्स आ रहे हैं वो सारे स्ट्रोमल टाइप ऑफ सेल्स हैं, तो उसे हम स्ट्रोमल ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। उसको हम दो ग्रुप्स में, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा होता है या डेफिनेटली इंटरलोब्युलर स्ट्रोमा होता है। इंट्रालोब्युलर में हमारी जो दो मेन टाइप्स आती हैं, दैट इज फाइब्रो एडिनोमा एंड फाइलॉइड्स ट्यूमर। इन दोनों का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कमिंग टुवर्ड्स द फाइब्रो एडिनोमा। अब आपको मैं अगर बताऊं ना, आपके सामने कोई कह दे आपको कि फाइब्रो एडिनोमा को एक्सप्लेन करो और आपको सिर्फ इतनी बात इसके बारे में याद है फिलहाल कि दिस इज इंट्रालोब्युलर टाइप ऑफ कैंसर एंड स्ट्रोमा का मतलब इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा का कैंसर है, तो आप किसी हद तक खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि लफ्जों से मतलब निकालना सीखना है आपने, ठीक है। किस तरह से? अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज फाइब्रो एडिनोमा। कहाँ पर आ रहा है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा किस चीज से बना होता है? स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक चैनल्स एंड लिम्फेटिक्स, उसके अलावा बहुत सारा कोलेजन की डेपोजिशन, और ये सारे मतलब इट इज ऑल ओवर मेड अप ऑफ फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ये सारा कुछ होता है ना स्ट्रोमा में। तो अगर उसमें फाइब्रो एडिनोमा हो रहा है, फाइब्रो का मतलब है फाइब्रस ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, यानी फाइबर्स मजीद बढ़ रहे हैं। एडिनोमा से मुराद है कि उसमें सिक्रीशंस भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ हो रही है। और कहाँ हो रही है? इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा में। अगर मेरे पास, मैं हिस्टोलॉजी करती हूँ और ये सपोज एक डक्ट की ओपनिंग मुझे नजर आती है और इसके इर्द गिर्द अगर स्ट्रोमा में एक ग्रोथ बन रही है, एक ओवर ग्रोथ, तो डेफिनेटली ये डक्ट कंप्रेस होकर छोटी सी रह जाएगी, इस पर प्रेशर पड़ेगा, तो यही हो रहा होता है। फाइब्रो एडिनोमा इज अ टाइप ऑफ स्ट्रोमा जिसमें एक्सेसिव डेपोजिशन हो रही होती है ऑफ द फाइब्रस एंड ग्लैंडुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, बेसिकली फाइब्रस स्ट्रक्चर जो कि सराउंड कर रहा होता है आपके लोब्यूल्स को, क्योंकि वो इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा में है, इंटरलोब्युलर में नहीं है, इंट्रालोब्युलर में, ठीक है। दिस इज बिनाइन डिजीज और मोस्ट कॉमनली आपकी यंग फीमेल्स में अफेक्ट करती है, जो यंग एज ग्रुप की होती है। ओल्डर को भी इन्वॉल्व कर सकती है लेकिन मोस्ट कॉमनली 20-30 के ग्रुप में होती है, ठीक है। ओके, एंड देन मेमोग्राफी पे जब हम इसको देखते हैं ना, तो वी कैन फाउंड पर्टिकुलरली कैल्सिफिकेशंस एंड डेंसिटीज दोनों हमें मिल सकती हैं, यानी कि क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इट इज फाइब्रो एडिनोमा, फाइब्रस का मतलब है कि डेंसिटी बनेगी। डेंसिटी कब आती है? जब कोई हार्ड आपके पास पूरी हार्ड स्ट्रोमल मैस होती है। और आपकी कैल्सिफिकेशन कब आती है? जब आपके पास सिक्रीशंस होती हैं। तो इसमें दोनों बातें हैं, फाइब्रस भी है एंड एडिनोमा से मुराद है कि सिक्रीशंस भी होंगे, ग्लैंड्स भी होंगे। तो जब आप मेमोग्राफी करते हैं तो यू फाइंड बोथ डेंसिटीज एंड कैल्सिफिकेशंस, ठीक है। अब ये फाइब्रो एडिनोमा का लफ्ज आपको हर चीज का मतलब बता देता है, आपको कुछ भी ना आता हो सब कुछ इस लफ्ज से निकाल सकते हैं, ठीक है।
कि इसकी लोकेशन क्या होगी। मॉर्फोलॉजी में जाहिर सी बात है कि आप खुद से थोड़ा सा अगर सोचें कि हमारे पास किस तरह से अपेयर होंगी डेंसिटीज एंड कैल्सिफिकेशन, तो डेफिनेटली कि शुरू में तो वो इसी तरह से जैसे आपकी कोई मैस बनी है जो छोटी सी 1 सेंटीमीटर से कम साइज की है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, रबरी है, ग्रेश से कलर की। अब ज़ाहिर कलर तो चलो आपको वैसे नहीं पता होगा, वो तो आपने याद ही करना होता है, आपको देखने में पता चलता है, लेकिन आपको इतना सा अंदाजा तो हो जाता है कि इस किस्म की होगी। उसके बाद हमारे पास जब ये मजीद ग्रो करती जाएगी तो हमारे इसके सराउंडिंग में जो स्ट्रोमा होता है उसे पेरिकेनिकुलर स्ट्रोमा कहते हैं। फिर उसके बाद इंट्राकेनिकुलर पैटर्न है, इसकी भी कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना जब कि हमारे पास ये जो ग्रो करते हैं इसमें फाइब्रस टिश्यू ग्रो करता है, तो मतलब स्ट्रोमल टिश्यू ग्रो करते हैं, तो आपको बुक में एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा कि पोलीक्लोनल हाइपरप्लेजिया होता है इसमें। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल क्लोन्स ऑफ सेल्स ओवर ग्रो कर रहे हैं। अब क्यों मल्टीपल क्लोन्स है? कनेक्टिव टिश्यू में अभी मैंने बताया कि बहुत सारी चीजें आती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स हैं, कुछ इलास्टिक फाइबर्स हैं, लिम्फेटिक चैनल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और हमारा पूरा कनेक्टिव टिश्यू या स्ट्रोमा में, मतलब स्ट्रोमा में ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो स्ट्रोमा की क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो ये सारे सेल्स ओवर ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए मल्टीपल क्लोन ऑफ सेल्स हमें मिलते हैं जिनका हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। ठीक है, और अभी तक अगर इसकी डेफिनेट कॉज देखें ना तो देखा यही है कि जाहिर है सेल्स में कहीं जेनेटिक लेवल में कोई ना कोई म्यूटेशन आ रही है, कोई साइटोजेनिक एब्रेशन है, लेकिन अभी तक डेफिनेट एस्टेब्लिश नहीं हो सकी कि एग्जैक्टली क्या इसमें आती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो तरह की फिर इसमें बातें हो सकती हैं कि एक तो ये कि एटिपिया के बगैर सेल ग्रो करें, ज्यादातर ये बिनाइन ही होते हैं, एटिपिकल नहीं होते, लेकिन चेंजेस आ सकते हैं इसमें स्क्लेरोजिंग एडिनोसिस हो सकता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हार्डनिंग हो जाती है, उसमें कैल्सिफिकेशन आ सकती हैं, एपोक्राइन चेंजेस, मतलब बाद में चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी डायग्राम बताऊंगी और फिर मैं आपको मॉर्फोलॉजी दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न जो पेरिकेनालिकुलर और इंट्राकेनालिकुलर क्या थे। उससे पहले जरा सी बात कर लेते हैं हमारे फाइलॉइड्स ट्यूमर की। तो बहरहाल आपको इसकी जो अप्रोच है ना वो पहले मैं आपको दोबारा से बता दूं, अपने जहन में इसी तरह रखनी है जिस तरह मैंने आपको बताया ना अभी कि फाइब्रोएडेनोमा का नाम आपके सामने है तो आप खुद से सोच सकते हैं कि कॉज क्या है। अच्छा, कॉज में जो साइटोजेनिक एब्रेशन हो रही है वो अभी तक वेल एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम इन जेनेटिक लेवल जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ स्टार्ट होगी है। और हो क्या रहा है, फाइब्रस एंड एडिनोमेटस ग्रोथ है, कैल्सिफिकेशन डेंसिटीज आ रही हैं, ग्रेइश रबरी सी मैस है, बिनाइन कंडीशन है, फीमेल्स यंग में ज्यादा होती है। ठीक है, इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा में भी एक और जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं फाइलॉइड्स ट्यूमर। ठीक है, वो आपकी फाइलॉइड्स ट्यूमर है। तो बेसिकली ये भी हमारे पास फाइब्रोएडिनोमा जैसी ही एक कंडीशन है जिसमें फाइब्रस और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो दोनों ग्रो करेंगे और इंट्रालोबुलर स्ट्रोमा में ही ग्रो करेंगे। और हमारे पास जो इसकी अक्रेंस है वो सिर्फ ये मतलब फाइब्रोएडिनोमा से बहुत लेस कॉमन है, पहली बात तो ये, उसके मुकाबले में ये बहुत कम होता है। और इसको जो दूसरा इंपॉर्टेंट का नाम है ना वो सिस्टा सार्कोमा फाइलॉइड्स है। ठीक है, सिस्टा सार्कोमा फाइलॉइड्स। इसमें और उसमें जो आपने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस याद करना है, एक डिफरेंस, पहली बात तो ये कि जो इसकी फाइलॉइड्स ट्यूमर में जो म्यूटेशन आती है वो यही देखा गया कि 1q यानी क्रोमोसोम नंबर 1 की लॉन्ग आर्म पे कोई ना कोई जीन लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आ रही है इसमें म्यूटेशन। ठीक है, उसमें ये बात इस्टेब्लिश नहीं है, इसमें ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, कहीं पर लिखा आता है कि हॉक्स B13 एंजाइम है या जीन है ये जिसमें म्यूटेशन आती है, लेकिन आपने याद रखना है कि लॉस है किसी जीन का क्रोमोसोम नंबर 1 की लॉन्ग आर्म से। जो मेन डिफरेंस दूसरा आपने इन दोनों में याद रखना है वो इनकी मॉर्फोलॉजी का है कि वो बिनाइन है और ये जो है दिस लीजन ये मैलिग्नेंसी की तरफ जाने के बहुत चांसेस रखती है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ माइटोसिस ज़्यादा होता है, एटिपिकल सेल्स ज़्यादा होते हैं, उसके बाद इसमें न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो एवरीथिंग है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होती है, मतलब न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। मतलब जितने भी एक मैलिग्नेंट कैंसर के फीचर्स होते हैं वो आपके फाइलॉइड्स ट्यूमर में आपको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या माइटोटिक फिगर है, एटिपिकल सेल्स हैं, न्यूक्लियस प्लियोमॉर्फिज्म है और इन्फिल्ट्रेशन है। तो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन फाइब्रोएडेनोमा एंड फाइलॉइड्स ट्यूमर। बस आपने यही बात याद रखनी है एंड दैट्स इट, यू आर वेरी मच गुड विद इट। यहाँ पर फिर ये तो खत्म हो जाता है। इंटरलोबुलर स्ट्रोमा के जो ट्यूमर्स है ना वो बेशक मैंने बताया आपको एक नज़र आप रीड दे दीजिएगा, ये स्पेसिफिकली सिर्फ वही नहीं है जो इंटरलोबुलर में होती है, वो हमारी बॉडी में कहीं भी जो कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर्स होते हैं ना जिसमें अगर ब्लड वेसल्स में होगा तो एंजियोसार्कोमा कहेंगे, अगर फैट टिश्यू की डेपोजिशन होगी तो लाइपोमा कहेंगे, अगर मायोएपिथेलियल सेल्स जो ब्रेस्ट में है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मायोएपिथेलियो
मायोएपिथेलियोमा कहते हैं। तो इस तरह के ट्यूमर्स है सारे, मतलब ये किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में हो सकते हैं जो इंटरलोबुलर स्ट्रोमा में होते हैं। तो इनको बस एक नज़र आप देख लीजिएगा, इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे यूजुअली डोंट कम इन एससीक्यूज, एमसीक्यू भी इसमें से कम ही आते हैं। बस एक नज़र फाइब्रो एडिनोमा की पिक्चर देखते हैं, देन वी आर डन विद आवर ब्रेस्ट। अब ये देखिए, दिस इज फाइब्रो एडिनोमा, ठीक है। फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट की एक क्लिनिकल पिक्चर है, वैसे आपको कितना क्लियरली नजर आ रहा है कि दीज आर योर, मतलब ये आपके लोब्यूल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये कंप्रेस हो रहे हैं बिकॉज स्ट्रोमा की आसपास जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। अब आप ये देखिएगा, दिस इज जैसे स्ट्रक्चर जिसमें साइड पे कितने ज़्यादा सेल्स ग्रो किए हुए हैं, दिस इज ओवर एक्सप्रेशन। मैं एक और आपको डायग्राम दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, दिस इज़ अ वेरी ट्रू पिक्चर जो आपको सही तरह से बता रही है। अब आपने इंटरलोबुलर स्ट्रोमा में देखें, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ये आपकी एक छोटी सी डक्ट है और डक्ट के सराउंड लूज कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्रेस्ड डक्ट है, ये है जो नॉर्मल है। दिस इज़ अ कंप्रेस्ड टाइप ऑफ डक्ट जिसके गिर्द एक्स्ट्रा डेपोजिशन है। तो ये आपका इस तरह से स्टार्ट होता है फाइब्रो एडिनोमा, और फिर वो बहुत ज़्यादा होता जाता है, लेकिन बिनाइन नहीं होता है, इतना इन्फिल्ट्रेट नहीं करता। तो यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट में आज ख़त्म कर रही हूँ, फिर हम GIT स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आगे किसी को कोई भी मसला हो कहीं भी, कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।